बनाएंगे और घर की आर्थिक स्थिति को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। लिहाजा जो किसी कमी से जो मजबूरी बच जाता है वह काम को बड़े डेडिकेशन के साथ निभाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं मुझे हटा न दिया जाए। तो भारतीय जो लोग गए थे पैसा खर्चा करके गए थे, लिहाजा वो वहां बेरोजगार नहीं रहना चाहते थे। उनका कोई शर्त नहीं था कि हमको इतना मिलेगा तभी हम काम करेंगे। उन्हें लगता है कि जो भी काम मिले हमें करें, जितना मेहनत करना हो करें, ताकि मालिक खुश रहे और हमें काम देता रहे। लिहाजा ये जो भारतीय जाते थे वहां पर बड़ी मेहनत से, चाहे जितना कम पैसा दो, जितना काम करो, करने के लिए तैयार थे। लिहाजा जो वहां के लोग थे वह किसको काम पर रखेंगे, भारतीय मजदूरों को। और वहां पर बड़े बड़े कृषि में फर्म थे, इंडस्ट्री थी, तो वहां पर ये भारतीय मजदूर काम करते थे। सस्ता थे, कोई शर्त नहीं था, चाहे जितनी खराब प्रतिकूल परिस्थिति में रखो ये तैयार। लेकिन वहां के जो मजदूर थे वो वहां का रूल रेगुलेशन था कि मजदूरों से इतने घंटे ही काम कराना, मजदूरों को शोषण नहीं होने देना है। अगर मजदूर काम करता है तो इतना सैलरी देना है। जिसे अपने यहाँ न्यूनतम मजदूरी दर लागू है, लेकिन गांव में कोई न्यूनतम मजदूरी दर देता है? 2 किलो आटा ले लीजिए, 200 रुपया ले लीजिए, दिन भर काम करेंगे। आज भी क्या चीज जो एक दिन का 500, जो आपके घर में गेहूं धान काटता है आप 500 देते हैं, 500 रुपया आप दे देंगे तो पता चला कि आप जितना गेहूं उपार्जन कर रहे हैं उससे अधिक में आपकी मजदूरी चली जाएगी। ठीक ना? हाँ, गेहूं जो काटता है, जो धान की रोपाई करता है, उसको 200-250 रुपया। हम लोग के क्षेत्र में तो यही है, हम देखते हैं 200 रुपया। अब जो घर बना रहा है वो प्रशिक्षित मजदूर है, ठीक ना, उसको 500-600 रुपया देते हैं। मिस्त्री 1000-1200 रुपया लेता है। 1200-1300 रुपया भी थोड़ा सा अच्छा मजदूरी है, मिस्त्री है जो घर जोड़ रहा है दीवार, उसका अधिक है। मतलब इन मजदूरों से सीधे दुगुना लेता है। ठीक ना? एक होते हैं लेबर, ईटा और गरी कुल देते हैं, और एक होता है जो बनाता, तो उसका मजदूरी इनसे ठीक है दुगुना होती है। तो वो न्यूनतम मजदूरी पे काम नहीं करता, वो अपने कलाकारी का पैसा लेता है। जितना अच्छा मिस्त्री होगा उतना अधिक उसकी कीमत होगी। लेकिन एक होता है न्यूनतम मजदूरी दर, अगर हम आपके यहाँ काम करेंगे तो इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये जो खेतों में काम करते हैं, पता चला कि गेहूं की सिंचाई आप करा रहे, उसको लगा दी, भैया 3 घंटा चले आओ, 4 घंटा चले आओ, हमारे खेत की सिंचाई थोड़ा करा दो, तो उसको आप 500-600 देती हैं। अगर वो कृषि में 500-600 रुपया मजदूरी देने लगे तो पता चला कि जितने का आप गेहूं उपार्जन नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा आपका लागत लग जाएगा। बस तो वहां पर क्या होता है कि महिलाएं होती हैं, वो कहीं काम नहीं करती हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं, वो घर पर रहती हैं, तो उनको कह दिए भैया थोड़ा जा करके हमारा गेहूं धान रोपाओ, तो उसको लगता है घर में चुपचाप बैठे जो भी दे देगा कुछ तो घर का फायदा हो जाएगा। तो उसको एक मानक मजदूरी नहीं, एक गांव वाले अपना मजदूरी तय की है, उसको कहते हैं कि भैया इतना धान काटने का पैसा ले लो और इतना क्या कर लो, कुछ आटा चावल दे देते हैं। वो न्यूनतम मजदूरी नहीं होती है। लेकिन जब वही पुरुष मजदूर काम करेगा जो दिन भर काम कर रहा है, उसको काम की कमी नहीं, तू 200-300 पर थोड़े काम करेगा, तू तो मजबूरी में आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो महिलाओं से आप पता चला मक्का का खेत है, उसमें आप घास सोहा रहे हैं, तो उसको 500 रुपया देते हैं। उस महिला को भी लगता है कि घर में बैठे रहते, इससे अच्छा कुछ करेंगे तो कुछ तो मिल जाएगा। ठीक ना? तो वहां न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। ठीक ना? तो अभी भी ये सिचुएशन है। लेकिन अमेरिका में जबकि गवर्नमेंट ने न्यूनतम मजदूरी तय कर दिया है, इससे कम आप काम का, अगर वो महिला जाकर के शिकायत कर दे तो जो काम करा रहा है वो जेल चला जाएगा। क्योंकि हमारे देश में न्यूनतम मानक मजदूरी दर तय, उससे कम पर किसी को काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन लोग कराते हैं। तो अमेरिका में भी, यूएसए, कनाडा में
एक न्यूनतम मजदूरी, तो वहां के जो मजदूरा थे उससे कम पर काम नहीं करते थे भाई, वो सब संपन्न देश था। लेकिन हमारे जो मजदूरा जो अमेरिका में गए थे वो न्यूनतम अधिकतम की मांग नहीं करते थे, भैया हमें काम दो, जितना मन करे उतना खटा दो। तो वहां के लोग किसको रखेंगे? भारतीय को। तो वो लोग भारतीय मजदूर, लिहाजा गोरे मजदूर भारतीय मजदूरों को पसंद नहीं करते थे कि इनके आने से हमें काम नहीं मिल रहा, तो वो इन मजदूरों का विरोध करते थे। जब भारतीय मजदूरों गोरे मजदूरों के बीच में कोई भी विवाद होता था तो वहां की जो गवर्नमेंट होती थी वो अपने गोरे मजदूरों को पक्ष लेती थी। बात समझे कि नहीं? क्योंकि उनसे उनको क्या लेना था? वोट लेना था। भारतीय मजदूर तो वोट देते नहीं थे। तो अब कोई भी अपनी गवर्नमेंट होगी तो अपने लोगों को ज्यादा संरक्षण देगी लोकतांत्रिक देश में। लेकिन फिर भी वहां विवाद जब बढ़ने लगा तब डायरेक्ट तो कोई देश कह नहीं सकता कि हम इस देश के व्यक्ति को अपने देश में नहीं आने दें। तो एक कानून बना दिया कि जो भारतीय भारत से डायरेक्ट कनाडा नहीं पहुंचे उन्हें कनाडा में प्रवेश की इजाजत नहीं। कहा गया कि यह नियम क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और तमाम देशों में हमारे क्रांतिकारी मौजूद थे। ये जो मजदूरा भारत से आते थे ये लोग तो शरीफ आदमी हैं, लेकिन बीच बीच में जो क्रांतिकारी मिलकर के उनके कान भर देते हैं, इसलिए जब वो हमारे देश में आते हैं तो उल्टा सीधा हरकत करते हैं। बात समझे कि नहीं? यहां पर वो बम पिस्तौल की व्यवस्था करने लगते हैं। लिहाजा उन्हीं भारतीयों को हम कनाडा में प्रवेश की अनुमति देंगे जो भारत से डायरेक्ट कनाडा पहुंचा। और उस समय का जल परिवहन इतना उन्नत नहीं था कि भारत से कोई डायरेक्ट पहुंच जाए। तो उपस्थित कम है क्लास आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं? आता है सर, आता है सर। जब क्लास पसंद आता है तो नागा काहे कर देते हैं? मजबूरी की वजह से। मजबूरी पढ़ाई से बड़ा मजबूरी मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में आपको दूसरा कुछ है, ठीक ना? अच्छा बाबू इस समय कि कुछ भी करके समय निकाले, क्योंकि अभी घर को लगता है कि हम थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? ये यूपीएससी में समस्या, नीचे जो एसएससी चलता है वहाँ 70-75 बच्चे आते हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ के बच्चे अभी कुछ सीखना चाहते हैं, यहाँ के बच्चे सीख चुके हैं। सीखना चाहते हैं वहाँ, जब कुछ बच्चे जाते हैं वहाँ बैठते हैं। जब तक न निकले तब तक आप ये मत सोच लीजिए कि हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। पढ़ाई कंप्लीट तब होती है जब रिजल्ट आपके हाथ में होता है। जो यूपीएससी टॉप करता है वो जानते हैं भगवान से क्या मनाता है, हे भगवान किसी तरह कोई छुटका में भी सिलेक्शन हो जाए, नमवा आ जाए। निर्धारित करने वाला तो आयोग है कि आप कितने सक्षम हैं। आप अपना आकलन खुदे ना करने लगे कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, ठीक ना? तो नहीं, कुछ लड़के तो रेगुलर हैं जिसे, लेकिन यह है कि जो नागा कर रहा है वो उसको हटाइए। अभी आपको लग रहा है कि बड़ी सम्मान मिल रहा है, घर वाले बड़ी मान रहे, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अभी आप में संभावना छिपी हुई है कि नौकरी तैयारी कर रहा है, कहीं हो जाएगा। जिस दिन आपका नहीं होगा पिताजी ही आपके सबसे बड़े दुश्मन नजर आएंगे क्योंकि हम लोग झेल चुके हैं। और अगर आपने रिजल्ट दे दिया 1 रुपया उसके बाद पिताजी को नहीं देते। ईश्वर ने, कुदरत ने जो उनको उम्र दिया है 5 साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी। आज जिस दिन आप बेरोजगार होकर के घर पर बोझ बन गए, कुदरत ने जो उनको उम्र दिया है 10 साल घट जाएगी। तो अगर आप पिताजी को चाहते हैं कि वह अपने उम्र से मरे तो आपका ये धर्म बनता है कि उन्हें एक जाप देंगे। पैसा नहीं देंगे तब भी वो खुश रहेंगे। जिस दिन जाकर कहेंगे पिताजी मेरा सिलेक्शन, उस दिन उनका सीना जो है चौड़ा हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा रेगुलर रहिए। कहने का मतलब ये है अगर कहीं कोई पढ़ाई में दिक्कत हो बेहिचक आप लोग बोलिए। हम तो बार बार कहते हैं कहीं आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, लेकिन नागा मत होइए। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उसको महत्व को समझें। घर पर जाए तो उसको रिवीजन करें। कोई ऐसा नहीं तंत्र है
कि एक बार पढ़ लिए और याद हो जाए, तो घर पर जाकर थोड़ा पढ़ें। चलिए ठीक है, तो सर जी हाँ जैसे क्या नाम है कि एक आज हमारे देश के लिए एक गौरवशाली परंपरा है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है। वो क्या है कि हमारे वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरा हो रहा है। हाँ सर। तो सरकार ऐसा यह चाहती है कि क्योंकि हमारी पहचान, जैसे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, वो नहीं। जब आप विदेश में जाते हो तो उसकी पहचान क्या होता है कि आप भारतीय हो, इंडियन हो। वहाँ यही देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि जैसे मेरा नाम हिमांशु पांडे है तो पांडे नहीं है। कहें हिमांशु पांडे, कौन हिमांशु पांडे, कहाँ से? हमको तो आप हम इंडिया से हो। तब आपको या उसमें जब भारत का जो पासपोर्ट है जब जाएगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है उसमें मोहर पड़ती है, तभी वो दूसरा देश आपको अनुमति देता है। वरना वो आपको एक प्रकार का देखे होगे कि अभी अमेरिका ने जो बिना भारत के वीजा के दिए घुस गए थे तो हथकड़ी बनवा के भारत भिजवा दिया कि तुमने बिना एक देश की बिना अनुमति के चोर की भांति मेरे घर में, तुम्हारे घर में चोर घुस जाए क्या करोगे? पीटोगे ना उसको। तो ऐसे है। तो जो ये देश, ये वंदे मातरम गीत है, तो सब तो इतिहास के मर्मज्ञ हैं, इतिहास के विद्वान हैं, 2-4 शब्द बताएंगे। और अगर किसी को वंदे मातरम पूरा याद है, नहीं याद है, तो मोबाइल में खोल लो। नहीं सर, इसको लगभग याद है, अब उसको भी याद है, मोबाइल में देखते रहो। तुमको भी जिनको याद होगा वो यहाँ पर आकर नहीं नहीं, जैसे हड़बड़ाना नहीं है, तो मोबाइल में देख करके हर चीज सबको नहीं अब बाकी देखेगा। लोग मोबाइल खोल लेंगे। हाँ, आप लोग साथ में खड़े हो जाइए, वंदे मातरम गाया जाए, फोटो वोटो हो जाए, ताकि सरकार को भी लगे कि उसकी संस्था है। और देश हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, फिर कुछ है। अगर भारत ना होता तो हम ना होते। हमारी पहचान भारतीय है। वो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है, लेकिन वर्तमान पहचान भारतीय। मुसलमान भी हैं, अगर वो दुबई जा रहे हैं तो इंडिया के पासपोर्ट पे जा रहे हैं, या जिस देश के नागरिक उस देश के पासपोर्ट। तो हमारे लिए तो गौरवशाली परंपरा। सर बताएंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये गाया गया और किस तरह बना, किस तरह आजादी के लिए वो बन गया। हमारा राष्ट्रगान न बन के राष्ट्रीय गीत बना। संसद में भी जब देश की आजादी हुई तो संसद में भी इस गीत को रात में गाया गया। जब 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद जब देश में कर रहे थे, तो तब हमारी संविधान सभा बैठी हुई थी। वो इस चीज पे राष्ट्रगान और राजगीत को गाया गया था, एक अपनी गौरवशाली परंपरा। तो हम चाहते हैं जैसे आप लोग खड़े होइए। 9:50 पे योगी जी ने आह्वान किया था, 9:50 हो गया, मैं अच्छा समय आ गया हूँ। आप लोग गाइए, एक अच्छे नागरिक की भांति रहे। और कोई मोबाइल में ले गाए, मोबाइल से देख क्या हम हल्का सा डिस्कशन है उससे कर चुके। हाँ सर, वो कहता है अच्छा। बहुत अच्छा आ गया। चलो। हाँ तुम आ जाओ। सर ये भी कहता है। कोई नहीं आ रहा है। सर ये नहीं तीनों आ जाओ हाँ ये एक लय से, हाँ, एक लय ताकि से। तीनों का थोड़ा बहुत अगर भूलेगा तो दूसरे को याद